Hello everyone. Today's topic of the lecture in child development is neonate, adjustment of a child to new world. So we will start with the introduction. What is neonate? A neonate is also called a newborn. The neonatal period is the first 4 weeks of a child's life. It is a time when changes are very rapid. Many critical events can occur in this period. तो एक न्यूनेट को नवजात के नाम से भी जाना जाता है या न्यूबॉर्न बेबी के नाम से जाना जाता है। जो न्यूनेटल पीरियड होता है या नवजात शिशु का जो समय होता है वो बच्चे के जन्म से लेकर 4 वीक तक का टाइम पीरियड माना जाता है। तो जन्म से लेकर 4 वीक तक का जो टाइम होता है वो न्यूनेटल पीरियड या नवजात शिशु का पीरियड माना जाता है। तो इस टाइम पर यानी न्यूनेटल पीरियड में बच्चे में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। बहुत सारे क्रिटिकल इवेंट बच्चे में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फीडिंग पैटर्न आर एस्टेब्लिश्ड, bonding between parents and infant begin, the risk of infection that may become more serious are higher, many birth or congenital defects are first noted. तो बच्चे में फीडिंग पैटर्न एस्टेब्लिश होता है यानी बच्चा मदर से मिल्क फीड करना स्टार्ट कर देता है। मदर और इन्फेंट के बीच में बॉन्डिंग होनी स्टार्ट होती है और मदर के साथ साथ और जो केयर टेकर हैं उसके फादर है या घर में और दूसरे लोग हैं जो केयर कर रहे हैं उसकी, उनके साथ भी बॉन्डिंग बच्चे की होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे में रिस्क होने के इन्फेक्शन काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। माँ के गर्भ में जब तक बच्चा होता है तो रिस्क उतना नहीं होता है। जन्म के बाद, जन्म से लेकर 4 वीक तक के टाइम में बच्चे में इन्फेक्शन होने का ज्यादा खतरा रहता है। और इसी दौरान न्यूनेटल पीरियड के दौरान ही यानी जन्म से लेकर 4 वीक के दौरान बच्चे में किसी भी तरह का अगर बर्थ डिफेक्ट है तो वो नोट में आता है, या कोई भी कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है अगर यानी जन्म से ही बच्चे में किसी भी तरह का वो डिफेक्ट है, वो जेनेटिक भी हो सकता है और किसी और रीजन की वजह से भी हो सकता है। तो कोई भी डिफेक्ट जो है वो सबसे पहले नोटिस में इसी दौरान आता है। From a fetal perspective, the process of birth is a crisis. In the womb, the fetus was snuggled in a soft, warm, dark, and quiet world. The placenta provided nutrition and oxygen continuously. तो अगर फीटल के पर्सपेक्टिव से देखें यानी अगर हम एक नवजात शिशु के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके लिए बर्थ किसी क्राइसिस से कम नहीं होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में बहुत ही सुरक्षित महसूस करता है, बहुत सेफ एनवायरनमेंट मिलता है उसको वहां पर, और वो माँ के गर्भ में एक सॉफ्ट, वार्म, डार्क और एकदम से क्वाइट वातावरण में रहता है। उसके लिए एक डिफरेंट वर्ल्ड होता है माँ का गर्भ। वो जैसे ही जन्म होता है बच्चे का तो वो सारा एनवायरनमेंट एकदम से चेंज हो जाता है। जो उसको एक सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा था वहां, वो एनवायरनमेंट एकदम से खत्म हो जाता है और बच्चे को अपने आप से ही एडजस्टमेंट नए तरीके से करना पड़ता है उस नए वर्ल्ड के साथ। जो प्लेसेंटा है वो मदर से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेकर कंटिन्यूअसली बच्चे को देता रहता है, तो बच्चे को इजीली न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है और ऑक्सीजन सप्लाई भी अपने आप ही होती रहती है प्लेसेंटा के थ्रू। सडनली द contractions of labor and vaginal childbirth forcibly squeeze the fetus through the birth canal, limiting oxygenated blood flow during contractions and shifting the skull bones to accommodate the small space. अब अचानक से क्या होता है कि जब मदर को लेबर पेन स्टार्ट होता है तो उस समय लेबर पेन स्टार्ट होने के साथ ही मदर के वोम में कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाते हैं और मदर के वोम और वेजाइना में कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाते हैं, जो कि बच्चे को बर्थ के लिए फोर्सफुली स्क्वीज करते हैं। ठीक है, तो बच्चा जो है वो मदर के गर्भ से बर्थ कैनाल में जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो
की कमी हो जाती है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड शिफ्टिंग द स्कल बोन टू अकोमोडेट द स्मॉल स्पेस। अब बच्चे के जन्म के दौरान ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, और जो बच्चे की स्कल बोन्स होती हैं वो भी अपने आप को अकोमोडेट करने लगती हैं वेजाइना के आकार के अकॉर्डिंग। After birth, the newborn system must make drastic adjustment to a world that is colder, brighter, and louder, and where he or she will experience hunger and thirst. तो अब क्या होता है कि बच्चे में, क्योंकि जन्म के समय अभी जैसा बताया गया आपको कि जन्म के समय बच्चे में ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाती है, बच्चा अपने आप को नए तरीके से एडजस्ट करना सीखता है, उसको अपने आप से सांस लेना पड़ता है जन्म के बाद। तो जैसे ही जन्म हो जाता है तो बच्चे को बाहर का एनवायरनमेंट ज्यादा कोल्डर, ब्राइटर और लाउडर लगता है। उसको पहली बार भूख और प्यास महसूस होती है, क्योंकि उससे पहले तक मदर के प्लेसेंटा से ही उसको सारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिल रहा था। उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको सांस लेने की नीड महसूस होती है जन्म लेने के बाद। द न्यूनेटल पीरियड, न्यू means new and natal means birth, spans the first to the 30th day of life outside of the uterus. तो जो न्यूनेटल पीरियड है वो जन्म के बाद के पहले 30 दिनों को माना जाता है। जन्म से लेकर जन्म के बाद के 30 डेज उनको नियोनेटल पीरियड माना जाता है, यानी मदर के यूट्रस के बाहर आने के बाद बच्चे के पहले 30 दिनों को नियोनेटल पीरियड माना जाता है। नियो का मतलब नया होता है और नेटल का मतलब बर्थ होता है। अब कौन कौन से चेंजेस बच्चे में देखने को मिलते हैं, या किस तरह की चेंजेस बच्चा फील करता है, या कौन से चेंजेस एक नियोनेट में या नवजात शिशु में होते हैं, वो हम बात करेंगे। पहला है रेस्पिरेटरी चेंजेस। Although the fetus practices breathing by inhaling amniotic fluids in utero, there is no air in the uterus and thus no true opportunity to breathe. तो क्या होता है, हालांकि फीटस जो है वो कहीं ना कहीं इनहेल करने की या ब्रीद करने की, यानी सांस लेने की प्रैक्टिस बच्चे को मदर के गर्भ में भी कई बार होती है, क्योंकि कई बार बच्चा जो है वो यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड को इनहेल कर लेता है ब्रीदिंग के थ्रू, लेकिन एक्चुअल ब्रीदिंग बच्चा माँ के गर्भ में जब तक रहता है तब तक नहीं करता है, क्योंकि माँ के यूट्रस में, मदर के यूट्रस में किसी तरह की एयर नहीं होती है, इसीलिए बच्चे को ब्रीद करने की या सांस लेने की कोई अपॉर्चुनिटी यूट्रस में नहीं मिलती है या माँ के गर्भ में नहीं मिलती है। There is also no need to breathe because the placenta supplies the fetus with all the oxygenated blood it needs. दूसरा कि बच्चे को ब्रीद करने की या सांस लेने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है उसके थ्रू फीटस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने आप ही मिलता रहता है, जितना उसकी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को मदर से मिलता रहता है। ड्यूरिंग gestation, the partially collapsed lungs are filled with amniotic fluid and exhibit very little metabolic activity. अब क्या होता है, gestation period में बच्चे के जो लंग्स होते हैं, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उस समय बच्चे के लंग्स पार्शियली कोलैप्स्ड होते हैं, यानी बच्चे के जो लंग्स होते हैं वो फूले हुए नहीं होते हैं, वो ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, और वो लंग्स एमनियोटिक फ्लूइड से भरे हुए रहते हैं और बहुत ही कम मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि बच्चे को सांस लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, एक तरीके से लंग्स उसके अपना काम करते ही नहीं है। Several factors stimulate newborn to take their first breath at birth. अब जन्म के बाद बहुत सारे फैक्टर बच्चे को सांस लेने के लिए स्टिमुलेट करते हैं या सांस लेने के लिए बच्चे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जन्म के बाद बच्चा प्लेसेंटा अलग हो जाता है उससे,
तो सीधा सा है कि उसको प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और उसको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसकी वजह से उसको सांस लेने की जरूरत महसूस होती है। फर्स्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्शंस टेम्परेरली constrict umbilical blood vessel, reducing oxygenated blood flow to the fetus and elevating carbon dioxide level in the blood। तो सबसे पहले तो क्या होता है, अभी पीछे मैंने बताया था आप लोगों को कि लेबर के टाइम पर मदर में कॉन्ट्रैक्शंस होने की वजह से जो एम्बिलिकल ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है या लिमिटेड हो जाता है और उसके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कोज एसिडोसिस एंड स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन, ट्रिगरिंग द न्यूबॉर्न टू टेक अ ब्रीथ। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने की वजह से बच्चे का जो ब्रेन है उसके ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, यानी उसके ब्रेन को सूचना मिलती है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है और हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो ब्रेन का जैसे ही रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा, जैसे ही वो उत्तेजित होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, वैसे ही बच्चा सांस लेने के लिए कोशिश करता है, यानी पहली बार ब्रीथ करने की कोशिश करता है बच्चा। The first birth typically is taken within 10 seconds of birth after mucus is aspirated from the infant mouth and nose। तो बच्चा पहली बार जनरली जन्म के 10 सेकंड के अंदर अंदर सांस ले लेता है। जैसे ही जन्म होने के बाद बच्चे के मुंह और नाक से म्यूकस को हटाया जाता है, वैसे ही 10 सेकंड के अंदर अंदर ही बच्चा अपनी पहली सांस लेता है। The first birth inflate the lungs to nearly full capacity and dramatically decrease lung pressure and resistance to blood flow, causing a major circulatory reconfiguration। तो क्या होता है, नॉर्मली पहली ब्रीथ जैसे ही बच्चा लेता है, यानी पहली बार जैसे ही सांस लेता है, तो बच्चे के जो लंग्स हैं वो पहली बार फूलते हैं। अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ बच्चा सांस लेता है और उसके लंग्स पहली बार फूलते हैं, जिसकी वजह से उसका लंग प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस आ जाता है और उसकी वजह से एक सर्कुलेशन बच्चे का बनना स्टार्ट हो जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड इन द लंग्स ड्रेन्स और इज एब्जॉर्ब्ड एंड द लंग्स इमीडिएटली टेक ओवर द टास्क ऑफ द प्लेसेंटा। तो बच्चे के लंग्स में जो एमनियोटिक फ्लूइड भर जाता है माँ के गर्भ में रहते समय, वो जैसे ही बच्चा सांस लेता है तो वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है बच्चे की बॉडी में, और बच्चे के लंग्स प्लेसेंटा की जगह काम करने लगते हैं। जो काम पहले प्लेसेंटा कर रहा था उसको ऑक्सीजन देने का या ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का, तो वो काम अब लंग्स करने लग जाते हैं। एक्सचेंजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से बच्चे में रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के लिए एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देता है। दूसरे जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो है कार्डियोवेस्कुलर चेंजेस। इसकी हम बात करते हैं। कार्डियोवेस्कुलर हार्ट से रिलेटेड है, यानी ब्लड सप्लाई किस तरीके से होती है बच्चे में जन्म के बाद, वो हम देखेंगे, या किस तरह की चेंजेस आते हैं बच्चे में, बच्चे के हार्ट में या ब्लड सप्लाई में किस तरह के चेंजेस आते हैं जन्म के बाद। When the newborn cries, there is a reversal of blood flow which causes the newborn to appear mildly cyanotic in the first few days of life। तो जैसे ही बच्चा रोता है तो रोने के साथ ही बच्चे के ब्लड फ्लो में एक रिवर्सल देखने को मिलता है, यानी बच्चे का ब्लड फ्लो रिवर्स हो जाता है। तो ब्लड फ्लो रिवर्स होने की वजह से जन्म होने के कुछ एक वीक के अंदर जनरली बच्चे में माइल्डली साइनोटिक सिम्टम देखने को मिलते हैं, यानी बच्चे का हार्ट ठीक से काम नहीं करता है। स्टार्टिंग में बच्चे में ब्लड फ्लो एकदम नॉर्मल नहीं होता है। The heart rate of the newborn should be between 110 to 160 beat per minute, and it is common for the heart rate to be irregular in the first few hours following birth।
तो नॉर्मली एक न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसकी हार्ट रेट 110 से 160 बीट पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। तो नॉर्मली ये हार्ट रेट जो है वो इरेगुलर रहती है जन्म के कुछ घंटों के अंदर। अगर देखा जाता है तो ज्यादातर बच्चों की हार्ट रेट इरेगुलर रहती है, धीरे धीरे ये हार्ट रेट 110 से 160 बीट पर मिनट हो जाती है। The heart sound will have a variation in pitch, duration and intensity than that of an adult. अगर अडल्ट से कंपेयर किया जाए तो बच्चे की जो हार्ट साउंड है उनमें काफी ज्यादा वेरिएशंस होती हैं, उनकी पीच अलग होती है अडल्ट से, ड्यूरेशन अलग है, इंटेंसिटी भी अलग होती है, यानी अडल्ट से काफी ज्यादा डिफरेंट हार्ट साउंड होता है। Blood pressure reading sound range from 60 to 80 mm Hg systolic and 42 mm Hg diastolic. तो जो बीपी की रीडिंग अगर हम देखते हैं तो 60 से 80 mm सिस्टोलिक बीपी होता है और 40 से 50 mm डायस्टोलिक बीपी देखा जाता है। Within the first hour after birth, there may be a drop of up to 15 mm Hg in the systolic BP pressure. तो जन्म के पहले घंटे में जनरली बच्चे में सिस्टोलिक बीपी में 15 mm Hg की कमी देखी जाती है, यानी बच्चे का बीपी कम हो जाता है। नॉर्मल जब मदर के यूट्रस में बच्चा था उसकी बजाय जन्म के पहले घंटे में बच्चे का बीपी 15 mm Hg सिस्टोलिक बीपी कम हो जाता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करता है तो धीरे धीरे बच्चे का हार्ट ठीक से काम करने लग जाता है और एक बच्चे की नॉर्मल हार्ट बीट 110 से 160 बीट पर मिनट हो जाती है। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस की, कि बच्चे में किस तरह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस देखे जाते हैं। In adults, the gastrointestinal tract has trillions of bacteria that aid in digestion, produce vitamins, and protect from the invasion and replication of pathogens. तो adults की अगर हम बात करें तो adults की gastrointestinal tract में ट्रिलियंस बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, विटामिन को प्रोड्यूस करते हैं और हमें दूसरी जितनी भी पैथोजेंस होते हैं यानी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उन सब से हमें बचाते हैं। द फीटल इंटेस्टाइन इज स्टेराइल एंड डजंट हैव एनी दीज काइंड ऑफ बैक्टीरिया। तो जो फीटल की इंटेस्टाइन होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस टाइम उसकी इंटेस्टाइन एकदम से स्टेराइल होती है, यानी उसकी इंटेस्टाइन में किसी तरह के कोई बैक्टीरिया नहीं होते हैं जो कि उसको डाइजेशन में हेल्प करें या फिर उसको डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस या फिर दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन से बचाएं। ऐसे कोई भी बैक्टीरिया बच्चे की इंटेस्टाइन में नहीं होते हैं। द फर्स्ट कंजप्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला floods the neonatal gastrointestinal tract with beneficial bacteria that begin to establish the bacterial flora. तो जैसे ही बच्चा पहली बार ब्रेस्ट मिल्क फीड करता है अपनी मदर से जैसे ही वो फीड करता है या फिर जो फॉर्मूला फ्लड्स बनाए गए हैं बच्चे के लिए स्पेशली, कुछ एक मिल्क पाउडर या कुछ और चीजें बनाई गई होती हैं जो न्यूनेट बच्चों को देने के लिए बनाई गई होती हैं। अगर बच्चा मदर से फीड नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में उसको वो आर्टिफिशियल फीड करवाए जाते हैं। तो जैसे ही बच्चा मदर से ब्रेस्ट फीड करता है या फिर आर्टिफिशियल फीड करता है बच्चा, तो वैसे ही बच्चे के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बैक्टीरियाज बनने स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे बैक्टीरियल फ्लोरा बच्चे में डेवलप हो जाता है जो कि उसके डाइजेशन यानी उसके पाचन में हेल्प करता है, विटामिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और बाकी न्यूट्रिशन जितने भी हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। तो इसी वजह से माँ के दूध को जरूरी माना गया है बच्चे के लिए, इसीलिए बोला जाता है कि लगभग 1 ईयर तक मदर को फीड जरूर करवाना चाहिए अपने बच्चे को।
द फीटल किडनीज फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। तो जो फीटस होता है उसकी किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन को प्रोड्यूस करती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब तक उसकी किडनीज दो काम करती हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है और यूरिन को प्रोड्यूस करती है। यानी बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब भी यूरिनेशन उसमें होती है, यूरिन को प्रोड्यूस करता है बच्चा, बट द न्यूनेटल किडनीज आर स्टिल इमेच्योर एंड इनएफिशिएंट एट कंसंट्रेटिंग यूरिन। बट क्या होता है कि आफ्टर बर्थ बच्चे को सारे काम अपने आप ही करने पड़ते हैं, तो उसको जितना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वर्क जो है उसकी बॉडी में, वो भी बच्चे को अपने आप ही सारे करने पड़ते हैं। तो बच्चे की किडनीज इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं होती हैं और यूरिन कंसंट्रेशन करने में इनएफिशिएंट होती हैं, यानी बच्चे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। Therefore, newborn produce very dilute urine, making it particularly important for infants to obtain sufficient fluid from breast milk or formula. तो बच्चे को यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। किडनी इमेच्योर होने की वजह से बच्चे की किडनीज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है स्टार्टिंग में, और बच्चे का यूरिन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है। बच्चे को इसीलिए मदर को बार बार ब्रेस्ट मिल्क या फिर जो आर्टिफिशियल फीड है वो करवाना चाहिए। तो मेनली इस लेक्चर में 3 तरह के चेंजेस हमने किए हैं जो आपको स्टडी करने हैं। रेस्पिरेटरी चेंजेस, कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस एंड लास्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि धीरे धीरे बच्चे के सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे काम करने लगते हैं। स्टार्टिंग में उतना अच्छे से काम नहीं करते हैं, कुछ एक ऑर्गन्स जो हैं वो इमेच्योर होते हैं, कुछ एक ऑर्गन फुली फंक्शनिंग नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करता है या उसकी बॉडी नीड फील करती है, उसकी बॉडी को अपने आप ही जरूरत महसूस होती है कि हमें ये काम करना पड़ेगा सरवाइव करने के लिए, तो धीरे धीरे उसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स अपने आप ही ठीक तरीके से काम करने लग जाते हैं और बच्चा एक नए वर्ल्ड में अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। थैंक यू।